वालेकुम। आज जो हमारा इस क्लास की जो लेक्चर है वो जो बाकी जो 20 एडवांस लेवल या इसको हम हाई लेवल जो एमसीक्यूज है या जो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस है और जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं या अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा बेसिक है तो आप पहले वो फर्स्ट वीडियो जो है पार्ट वन वो देख ले और फिर उसके बाद जो है पार्ट टू देख ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये सेट हो जाएगा यहाँ पर। हम इसकी डिस्कशन कर चुके थे पहले। अब बारी है इस चीज़ की, प्रिंसिपल की, यहाँ पर तो आप देख चुके हैं। अच्छा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिसोसिएट इनटू आयंस एट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आयंस में डिसोसिएट होता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इसके कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो गई है। तो इसका एक कंपैरिजन जो होता है, यानी जो आपका डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है और उसका जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और आउट ऑफ यानी इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल 50 थे और ओरिजिनल मॉलिक्यूल है 500, तो 50 डिवाइड बाई 500, तो यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है वो होगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू 1 डिवाइड बाई 10 आ गया, तो आंसर आ गया 0.1, तो डिग्री हो गई 0.1। ठीक है ना? इस तरफ आपने याद रखने से 20 डिवाइड बाई 100 है तो 0.2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्लियर है? कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस जो है वो कितने आयंस इक्विलिब्रियम में वो डिसोसिएटेड है आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिपेंड किस चीज़ पर करती है? डिग्री ऑफ कौन से फैक्टर्स होती है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है? तो उसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें टेम्परेचर, ठीक है, और कंसंट्रेशन है, ये वो डाइल्यूशन है उसको हम कहते हैं, वो डाइल्यूशन ला है इसके लिए पर, और जो प्रेशर है गैसियस सिस्टम के लिए सारे उनके लिए। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तब इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो तो आपको पता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होती है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 के इक्वल बराबर होती है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास वीक एसिड और वीक बेस है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो या अल्फा जो है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। आपने एक बात याद रखनी, यहाँ पर हमने इसको एरो से लगा दिया, यहाँ पर जो एरो है वो वो इरिवर्सिबल वाला एरो है और यहाँ पर जो है वो रिवर्सिबल वाली एरो है, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल डिसोसिएशन यहाँ पर होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि दो किस्म का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर टेम्परेचर हो तो वो आगे चला जाता है, अगर टेम्परेचर कम हो जाती है तो वो रिवर्स में हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। कब? जब रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो फिर इसमें जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं बल्कि वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है? इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल यूज होती है जो कि इक्विलिब्रियम की जो डिस्टर्बेंस है, जिस तरह हम पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में एक रिएक्टेंट जो है वो एक सुटेबल पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है रिएक्टेंट केस में, प्रोडक्ट की केस में भी कितने हैं? लेट सपोज 5 है या क्या है, या लेट सपोज 15 है। तो अगर आपने इसको यहाँ पर ज्यादा किया, आपने इसको 10 किया, तो ऑब्वियसली आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए ये इसने क्या करना है? इसने आगे जाना है यानी फॉरवर्ड की तरफ जाना है, तो यहाँ पर क्या होगी? उसका प्रोडक्ट जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये है ले प्रिंसिपल। यहाँ पर देखा है, आप देख सकते हैं, इफ आई एड रिएक्टेंट सिस्टम हैज टू मच रिएक्टेंट तो शिफ्ट फॉरवर्ड टू मेक मोर प्रोडक्ट।
इफ आई ऐड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ऐड किया जाए तो सिस्टम हैज मच मोर प्रोडक्ट, तो क्या होती है, तो प्रोडक्ट की तरफ से फिर रिएक्टेंट की तरफ से, फिर रिएक्टेंट की तरफ ये जो है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम है या जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाती है, तो शिफ्ट रिवर्स टू मेक मोर रिएक्शन। यहाँ पर आके लफ्ज है शिफ्ट, तो आपने इसको याद रखना है, आपने ऐसा नहीं कुछ लिखना है कि वो इक्विलिब्रियम गोइंग टू फॉरवर्ड और ऐसा कुछ टर्म्स, बल्कि एक खास टर्म शिफ्ट का जो लफ्ज है ये मोर अप्रोप्रिएट है, आप इसको जहन में याद रखिएगा। या फॉर एग्जांपल रिमूव प्रोडक्ट तो सिस्टम टू लिटिल प्रोडक्ट्स, तो शिफ्ट होगा क्या, फॉरवर्ड की डायरेक्शन, फॉरवर्ड की तरफ से। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को रिमूव किया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कम हो गई, तो कम होगी तो रिएक्शन आगे जाएगा, आगे जाएगा इसलिए ताकि प्रोडक्ट को वो बनाए और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा तो हमारे जो ये आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, याद रखिएगा। अच्छा, टेम्परेचर डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज डिसोसिएशन, डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर जो है वो डिसोसिएशन इंक्रीज करती है कि नहीं इंक्रीज करती है, तो आपने डायरेक्ट हाँ ना में जवाब नहीं देनी है आपने, या आपने इस चीज को नोट करना है कि वो एंडोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर एक्सोथर्मिक है तो वो इंक्रीज डिसोसिएशन को नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो कंसंट्रेशन है। पहला जो वो फैक्टर था वो था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा जो है टेम्परेचर, तीसरा जो है वो कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन इंक्रीज क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूशन की वजह से इसका क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे इंक्रीज हो जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डाइल्यूशन मोर सॉल्वेंट एडेड तो क्या होगा, आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब या एन बाई एम। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू ये क्या है, एन स्मॉल एन बाई बी। ठीक है, अगर वॉल्यूम हमने क्या किया, वॉल्यूम को लेट सपोज हमने इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्या डाइल्यूशन इंक्रीज हो गई, मतलब हमने क्या कर लिया, जो है सॉल्वेंट को ऐड कर लिया, सॉल्वेंट ऐड कर लिया तो कंसंट्रेशन कम हो गई, तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन जब कम हो गई, किस चीज की कंसंट्रेशन कम हो, आयंस की, तो अब क्या होगा, ये जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड की तरफ से, फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। तो फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर हम इसलिए फिर कहते हैं कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज हो गई। अगेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि यह जो फॉर एग्जांपल ये एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और ये आपका डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कहने का मतलब ये कि इस मॉलिक्यूल का इन दोनों मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तो अगर हम इसमें डाइल्यूशन यानी मोर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जब कम हो गया, कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल वो 10 मिलीलीटर में लेट सपोज हम वहां पर 10 मॉलिक्यूल्स है, दोनों के आयंस है, तो आप अपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया 100, तो आप वो 100 में 10 हो गए, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, तो यहाँ पर वो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ से जाएगा। फॉरवर्ड की तरफ जब ये जाती है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसे एडिंग बॉर्डर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट। यहाँ पर फिर भी आपने शिफ्ट का लफ्ज यूज करना है, टुवर्ड राइट मतलब कहने का मतलब ये कि इस साइड की तरफ, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन। क्लियर, दैट्स गुड। तो हायर कंसंट्रेशन होगा लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब कंसंट्रेशन कम होती है तो या ग्रेटर डायलूशन होती है तो क्या होगा, हायर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये हमें मिलती है ऑस्टवर्ड डायलूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछे तो आपने इसमें भी यस सर इस तरफ से जवाब देनी है कि हायर कंसंट्रेशन होती है लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हायर डायलूशन है तो फिर ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो प्रेशर है, जो प्रेशर मेनली इफेक्ट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी इंक्रीजिंग प्रेशर होती है तो फिर क्या होगा, आपने पहले हम बता चुके हैं वो जो प्रीवियस लेक्चर में कि मॉल जिस तरफ जिस जहाँ कम होगी उसी तरफ ये जो इक्विलिब्रियम है उसकी शिफ्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है pressure has little no effect for decreasing pressure favor the side with more gas volume। जहाँ पर प्रेशर हम कम करते हैं तो उस तरफ डायरेक्शन जाएगा जहाँ पर मोर गैस मालूम गैसेस वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स हो। ये हम पहले लेक्चर में कम डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए हम इसमें और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, इसलिए जल्दी आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
प्रेशर हैज लेटर अ नॉन इफेक्ट ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, इक्व सोल्यूशन में क्या होती है, जब इक्व सोल्यूशन है तो वहां पर सोल्यूशन में इक्व सोल्यूशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर प्रेशर की इफेक्ट जो है कम होती है। प्रेशर की इफेक्ट कब ज्यादा होगी, जब गैसियस सिस्टम हो। ये एक कुछ इक्वेशन है। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हो, आप याद रखें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दो है, 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। जब प्रेशर यहाँ पर ओवरऑल में लेट सपोज यहाँ पर ज्यादा कर लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होगी इस तरफ, ठीक है। अगर प्रेशर मैं कम करता हूँ तो यहाँ से शिफ्ट होगी इस तरफ। तो अब प्रेशर इंक्रीज करने से यहाँ पर रिएक्शन जो है बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर बैकवर्ड में कौन है, बैकवर्ड में N2A4 है, तो इसकी प्रोडक्शन हो जाती है और डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर अब ये क्या N2O4, इसकी डिसोसिएशन हो गई है, 2NO2 बन गई है। अंडरस्टैंड। अब जो थर्ड मतलब अगला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस डिसोसिएशन। पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है इंक्रीजिंग डिसोसिएशन, क्योंकि वो इंटरेक्शन शो करेगा। वाटर जो है फॉर एग्जांपल ये इंटरेक्शन ज्यादा करती है, तो उसके पोलरिटी की वजह से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी, तो इसको डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपेयर टू बेंजीन, वो नॉन पोलर है, उसकी वजह से डिसोसिएशन कम होती है। अगर हम देख सकते हैं तो वाटर एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि स्टेबलाइज करती है हीट ऑफ थ्रो हाइड्रेशन के जरिए, ठीक है। हाइड्रेशन वो जब मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एन है, लेट सपोज एन प्लस, ठीक है ना, एन ए प्लस, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से अरेंज हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो है स्टेबलाइज हो जाती है, और इसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन सोडियम पर जो है पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये आप देख सकते हैं, कहीं भी आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। इसमें डायरेक्ट से क्वेश्चन आती है हीट ऑफ हाइड्रेशन जब ज्यादा होगा तब क्या होगा, और वो यहाँ पर इसका क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो सीखने में हम इंशाल्लाह जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझिए क्या होगी, नेचर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो डिसोसिएशन मोर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। टेम्परेचर डिसोसिएशन ज्यादा होगा कर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। डाइल्यूशन से डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर से इफेक्ट हो जाती है कौन सी वाले, गैसियस इक्विलिब्रियम। और सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट हो तो वो डिसोसिएशन को इंक्रीज करेगा। ये हो गई आपका डिसोसिएशन के बारे में और इसके जो फैक्टर है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, जो आयंस और अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म में जो आपके आयंस है और नॉन आयन मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, उसके दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और यहाँ पर जो है अनआयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड है, इस दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड वीक एसिड है। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये चीज होगा वीक। अगर ये स्ट्रांग होगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl की केस में क्या हो जाती है, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू H प्लस और H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये Cl माइनस और H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंप्लीटली वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, के इसको हम कहते हैं, तो वो जिस तरह हम के सी की वैल्यू बना देते थे, इसलिए यहाँ पर भी एच एसिड है, एक एसिड है, उसका H प्लस और M माइनस बन गया, तो इसका जो के है, तो आपने ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन है, तो इसका H प्लस और M माइनस ऊपर लिखना है और नीचे जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। अगर लार्ज ए है तो दिस मीन्स के क्या हो गया, डिसोसिएशन ज्यादा है, ठीक है, एसिड एसिडिक आयनाइजेशन ज्यादा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट के बी वैल्यू मोर, दिस मींस कि के ए वैल्यू की कम होगी, ठीक है। अगर के ए वैल्यू ज्यादा है तो पी के ए वैल्यू कम होगा। आपने इस बात को भी याद रखना है, के ए और पी के ए एक दूसरे के अपोजिट होती है। के ए वैल्यू ग्रेटर है, देखो मेरी बात को गौर से सुने, के ए वैल्यू ग्रेटर, दिस मींस कि एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग। पी के ए वैल्यू ग्रेटर, दिस मींस कि एसिड वीक। Kb value greater, this means कि base strong। Pkb value greater, this means कि base weak, ठीक है।
यहाँ पर भी के लिए जो सिस्टम है वो कुछ यू है, एनालाइजेशन ऑफ वीक बेस। एंड यहाँ पर आप मैं दूसरा एक कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर के भी स्ट्रांग है तो क्या होगा, स्ट्रांगर बेस होगा। के बी के जो, हाँ, के बी के जो कांस्टेंट है या बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो इस तरह के बी ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे। तो जब के बी ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा बनती है, ज्यादा बनती है कहने का मतलब ये कि बेस क्या है, स्ट्रांग है। वीक कब होगा, जब इसकी बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट कम होगी। याद रखिएगा कि के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर के ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन की, के बी। सिंपल सी बात है, के ए ज्यादा हो तो एसिड स्ट्रांग है, तो इसका पी के ए वैल्यू क्या होगा, पी के ए वैल्यू उसका कम होगा। पी के ए वैल्यू कम है तो के ए वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने इसको एक दूसरे के रिवर्स लिखनी है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, इन एक आयन है उस पे दो, एक जो आयन है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है वो उसमें डिसोसिएट हो गए, स्पैरिंगली सॉल्युबल की बात हो रही है। तो इसका केएसपी हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो आयन्स है x इंटू एक्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। पर इसमें आपको अलग से क्वेश्चन है, लेकिन इसका केएसपी हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो आयन्स है उसमें उसका प्रोडक्ट हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन भी है कि द केएसपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लार्जर केएसपी मींस कि साल्ट मोर ज्यादा सॉल्युबल है। अगर वीक केएसपी है तो साल्ट क्या होगा, साल्ट लेस सॉल्युबल होगा। अब इसकी केएसपी वैल्यू हम जब बनाए थे, सपोज फॉर एग्जांपल इसका 25 केएसपी है, ठीक है, और हम कहते हैं कि आपने एजी या सीएल को निकालना है, तो इस दोनों को हम एक्स लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक कॉमन से क्वेश्चन पूछे तो एक्स स्क्वायर, इसको अंडर रूट लेते हैं और इसका अंडर रूट के साथ खत्म हो जाती है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 5। तो दिस मीन्स की कंसंट्रेशन ऑफ एक्स जो साल्ट है या एक एक जो आयन है उसका क्या है, 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन आ जाती है तो आपने इसको याद रखनी है। इस तरह आप इस वाले इक्वेशन के लिए जो न्यूमेरिकल टाइप आ जाती है वो ये है कि केएसपी की वैल्यू दी थी, वो मैंने 25 तो ऐसे लिखा, असल में यहाँ पर 25 होती नहीं है, लेकिन मैंने जनरल आपको समझ आने के लिए ये लिखा। कॉमन आयन इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फेयर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वो सोल्यूशन में है, और आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड किया, और उन दोनों में एक कॉमन आयन था, तो इसकी वजह से जो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सप्रेस हो जाती है। तो जब सप्रेस हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने NaCl जो है ऐड किया है, NaCl किस चीज में ऐड किया है, तो AgCl सोल्यूशन, तो क्या करती है, तो AgCl का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो कॉमन आयन है, और कॉमन आयन क्या है, Cl है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिटेल भी है, अगर आप उसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी और जगह भी वीडियो देखिए। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट देते हैं डिटेल्स। अब व्हाट इज बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन जो रेजिस्ट करता है किस चीज को, पीएच चेंज को, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस। हाँ ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट कहने का मतलब है कि लार्ज अमाउंट अगर आप ऑब्वियसली ऐड कर लेते हैं तो फिर वो पीएच को स्टेबल नहीं हो जाएगा। अगर हम स्मॉल अमाउंट कर देते हैं तो वो क्या होगा, पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब बफर कहाँ से बनेगी, तो इसमें एक वीक एसिड और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक वीक एसिड है और ये इसके साल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH है, वो स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ बनते हैं। आप ये याद रखना है कि बफर में एक वीक होगा और दूसरा जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और जिस तरह बफर बेस है तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl से बनी है। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा
डिटेल में लिखना चाहूँगा। यानी Na जो है ये असल में NaCl NaOH की बात हो रही है, ठीक है। ये जो NaOH वो स्ट्रांग था, वहां से उसने Na लिया है और वो इसके साथ जो है रिएक्शन करके CH3COONA बन गया है। यहाँ पर NH4Cl जो है वो असल में फॉर एग्जांपल आपके पास NH4OH और HCl मिल के लेट सपोज NH4OH प्लस HCl, तो ये NH4Cl बन गया और प्लस H2O, ठीक है, प्लस HCl। तो ये वाटर यहाँ से निकल गई और NH4Cl बन गए। ये NH4Cl जो है आप इसके क्या है, ये वीक बेस और साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो इसलिए हम यहाँ पर बफर में क्या होगा, एक वीक होगा जो एसिड है या बेस, और इसका जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से होगा। अगर वो एसिडिक बफर है तो उसमें वीक एसिड होगा, वो बफर बेसिक है तो उसमें क्या होगा, वीक बेस होगा। क्लियर है। Why does dilution increase the ionization of weak electrolytes? हम पहले बता चुके हैं कि डाइल्यूशन से आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ से जाती है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयन इक्विलिब्रियम, दिस इज गुड। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है मॉलिक्यूल्स होती है और आयन इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, आयन्स होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में गैसेस लिक्विड सॉलिड में होती है, मेनली जो इक्वस सॉल्यूशंस है वहां पर क्या होती है, आयन केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है और ये आयनाइजेशन और अनडिसोसिएशन रिएक्शन में होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि फॉरवर्ड की तरफ बैकवर्ड की तरफ, जो उसमें आयंस की बात नहीं होती है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन और आयनाइजेशन की बात होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने होगी। अब गिब्स फेज रूल, गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो अहम बहुत टॉपिक है, यहाँ पर मैं इसका जो क्वेश्चंस है वो और कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। उसके लिए डेरिवेशंस की जो हर एक चीज के लिए वो अलग इक्वेशन है, वो उसमें अगर हम जरूरत पड़ी तो उसके लिए अलग इस पे और गिब्स फेज रूल पे अलग वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर बता देता हूँ। एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, तो ये क्या हमें ये क्या बता देती है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो एक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, वो स्टार्ट से तो हर चीज के लिए होती है, लेकिन मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो खुद होना चाहता है एक रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोपी और इंथाल्पी, ये जब इंथाल्पी अगर माइनस डेल्टा एच हो तो क्या होती है, इंथाल्पी जब नेगेटिव हो जाती है तो उसमें उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और इंट्रोपी जब पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस जितना यानी वो डिसऑर्डरनेस जब जितना ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जब इन डेल्टा एच या इंथाल्पी उसकी नेगेटिव होती है तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अब ये दोनों को मिला के कई जगह पर इसका जो लिमिटेशन, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लिमिटेशन होती ही इस इंट्रोपी और इंथाल्पी के केस में, इसलिए एक गिब्स जो है इक्वेशन आ गया, उसकी टोटल इसने इन दोनों को कंबाइन किया और एक सिंपल सा फार्मूला दिया, वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस की कंप्लीट जो इक्वेशन है, यहाँ पर अगर इसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू माइनस आती है या प्लस आती है या जीरो आती है, तो इसके लिए उस हिसाब से हम क्या कहेंगे, उस हिसाब से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन की बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जी डेल्टा जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी, टी इज टेंपरेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो जब डेल्टा जी माइनस होती है रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपने याद रखना है। सिंपल सी बात है कि डेल्टा जी क्या है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है। ये इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, तो इससे हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन होगा अपने आप, नॉन स्पॉन्टेनिटी मतलब इसके लिए आपने कुछ करना है वो तब होगा। तो अगर जीरो है डेल्टा जी तो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये मीन्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी वैल्यू माइनस है तो इसका मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस है। और फार्मूला किया है कौन सी है, गिब्स एनर्जी का, तो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर।
इक्विलिब्रियम नो ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन, वो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पर इस से केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के एक रिलेशन है, वो है डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ के, नेचुरल लॉ। तो आर इस रेट गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वो केल्विन में होगा, याद रखिएगा हमेशा। ज्यादातर जो हमारे पास केमिस्ट्री का जो बॉयज था, ये चार्ल्स था, वहां पर कुछ या टेम्परेचर यहाँ पर जहाँ भी हो, तो हमने अगर पूछा चाहे टेम्परेचर कौन सी स्केल में लगानी है, तो केल्विन स्केल में लगानी है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब इसकी जो फंक्शन है क्या होगा, तो यहाँ पर अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब ये है कि के वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ग्रेटर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। जब जब के वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी वैल्यू क्या होगा, तो माइनस है, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। डेल्टा जी माइनस होती है तो क्या होता है, रिएक्शन आगे चला जाता है, तो रिएक्शन आगे चलता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फेवर होगा। सर मैंने पहले बता दिया कि रिएक्शन डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो प्रोडक्ट बनता है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी और के वैल्यू यहाँ पर अगर दोनों की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। तो डेल्टा जी यहाँ पर एल एन ऑफ के, अब यहाँ पर के को देखिए, के नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तो प्रोडक्ट फेवर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए रिएक्शन फेवर होती है। अगर के वैल्यू 1 के बराबर है तो इसकी डेल्टा जी वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो होती है। जब जीरो होती है तो इस मीन्स की रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम, और वो 1 से इसलिए कि हम आपको आपको पता है कि log 1 किस चीज के बराबर होती है, वो जीरो के बराबर होती है, डेल्टा जी वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है। यहाँ पर अगेन मैं बता देता हूँ, डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपको के का अंदाजा पता नहीं है तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं के पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, तब ही ये डेल्टा जी नेगेटिव आती है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। अगर ये माइनस आती है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी क्या है, हीट ऑफ हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होगा, लाजिमी आप याद रखें कि एंथैल्पी चेंज जो है हम इसको मर्ज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इंथैल्पी को नहीं, हम चेंज इन इंथैल्पी को मजा करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कांस्टेंट किस चीज पे होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव है या डेल्टा एच लेस देन जीरो, दिस मींस कि जो थर्मिक रिएक्शन होगी, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, और यह मतलब ये एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच अगर नेगेटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव, दिस मींस कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके लिए एनर्जी जरूरी है। कंबशन जो है ऑलवेज उसका वो कंबशन जो है फिनोमेना वो कौन सी है, वो एक्सोथर्मिक होती है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच है जो है उसका नेगेटिव होगा। एंट्रोपी क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। डिसऑर्डरनेस जब ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ग्रेटर gases have higher entropy than liquids and liquids have higher entropy than solids, क्योंकि solids में जो है मॉलिक्यूल्स क्लोज अटैच होती है, गैस में डायरेक्टली क्या होती है, उसमें मतलब मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते हैं तो स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा हो गया, वो नेचुरली अगर होती है, इसका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, और थर्मोडायनामिकली वो फेवरेबल होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी, और इसका डेल्टा एच क्या होता है, जीरो ग्रेटर देन जीरो, और थर्मोडायनामिकली ये क्या होती है, अनफेवरेबल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। केमिकल इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री के लिए बहुत मतलब मुख्तलिफ चीजें हम इसके थ्रू बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को मॉडरेट रखने से क्या होगा, अमोनिया यील्ड होती है। कंटेक्ट प्रोसेस में ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट क्या करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन करती है। इस यहाँ पर कंटेक्ट प्रोसेस कौन सा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। अच्छा, मिथेनॉल सिंथेसिस कंट्रोल कंडीशन, और ये कंट्रोल कंडीशन ऑप्टिमाइज इक्विलिब्रियम एंड यील्ड, ये कंट्रोल कंडीशन किसके लिए जरूरी होती है, ये जो केमिकल इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपने बता दिया, इसका कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो आप यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि इसमें हम ये चीजें बना देते हैं। उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर
इसका जो है रोल होता है। वाई इज स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आ गई बात डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एसिड बेस जो है और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, और साथ में जो है थर्मोडायनामिक्स के थ्रू, थर्मोडायनामिक्स के साथ हम इस इक्विलिब्रियम को, केमिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के जरिए। और मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस और एनालिटिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जनरल इक्वेशंस अक्सर कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अब आ जाते हैं अगेन इसके रिवीजन की तरफ। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऊपर की रिवीजन है वाले इस तरह जो हमने डिटेल में बात की, ये आप इसकी रिवीजन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पर इंटरव्यू ट्रिकी क्वेश्चंस लिखा है। इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा? नहीं, वो क्या होगा? डायनामिक। रिवर्सिबल? कैन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन इरिवर्सिबल डायरेक्शन? तो आंसर है नो। व्हाट फैक्टर चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हो क्या है? वो टेम्परेचर है। कैटलिस्ट वैल्यू ऑफ के को चेंज करता है? तो आंसर है नो। वो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी चेंज नहीं करता है, वो रेट को सिर्फ, वो रेट फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इंक्रीज करता है। तो इसके लिए जिस तरह हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, इसमें दोबारा वेस्ट टाइम नहीं करनी। इक्विलिब्रियम at equilibrium or reactant completely converted into problem product? तो आंसर इज नो। बोथ reactant और product दोनों प्रेजेंट होती है। which is greater equilibrium, the forward rate और reverse rate? तो इसमें कोई भी नहीं, दोनों का सेम होता है। इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर मोल जो है कम होती है। सैलेड्स क्यों निकाली जाती है? क्योंकि उसका एक्टिविटी कांस्टेंट जो है वो बन जाती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन फ्रॉम अदर डायरेक्शन? हाँ, उस साइड से भी आना है, मैं मतलब प्रोडक्ट की तरफ से भी आ सकते हैं, रिएक्शन की तरफ से भी जा सकते हैं। जब विच रिएक्शन इज फॉरवर्ड के इज वेरी लार्ज, के ज्यादा है तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये केसी यहाँ पर ये क्यूसी की बात नहीं हो रही, ये के की बात है। के ज्यादा मतलब कि प्रोडक्ट आर स्टेबल, तो प्रोडक्ट बनेगा। के कम मतलब प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए व्हाट हैपन व्हेन क्यू इज लेस देन, अब क्यू की बात हो रही है तो क्यू वो जो इंस्टेंट पे एक बात है, क्यू कम है। के फॉर एग्जांपल आपका जो एक स्पॉट है, के फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज शांगला टॉप है, लेट्स सपोज एक इस्लामाबाद है और आप अभी सवात में है, या आप अभी कराची जाना है और आप अभी इस्लामाबाद में है, तो अब इसका जो केसी है ये क्यू सी उससे कम आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर क्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से निकल गए हैं और आपने कराची जाना था, तो आप अब वापस आ जाएगा तो रिवर्स में। डेल्टा जी इज इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? जीरो। अमोनियम मैन्युफैक्चर हाई प्रेशर, वो हम पहले का बता चुके हैं। गिब्स फेज रूल अब क्या है? गिब्स फेज रूल, अब गिब्स फेज रूल में क्या होगा? ये एक अहम पॉइंट है। गिब्स फेज रूल थर्मोडायनामिक इक्वेशन, ये क्या होगा? डेवलप किया किसने? विलियर्ड गिब्स ने। ये फेज कंपोनेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है, ये एक इन तीनों को रिलेट करता है। फेज क्या? ये इसका जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। आपने याद रखना है। यहाँ पर एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, टेम्परेचर और प्रेशर। इट कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ फेज। कहने का मतलब ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर प्रेशर को आप ज्यादा या कम करना चाहते हैं और टेम्परेचर पे कोई असर ना पड़ा हो, तो इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब डिपेंडेंट कब होगा? अगर प्रेशर को आपने चेंज किया और इसकी वजह से टेम्परेचर भी उसमें गड़बड़ा गया, तो ये पर फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हुए। ठीक है, यानी इस दोनों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी होती है और इंडिपेंडेंस भी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर जो मतलब है वो कंसेप्चुअली ये है। फिर दोबारा डिटेल में भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है अब इसमें सारी मैं चीजें कवर कर लेता हूँ। ये जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, वो कंपोनेंट्स कितना होगा? यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम। एग्जांपल में आप क्लियर हो जाएगा। पी जो क्या है वो नंबर ऑफ फेजेस है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब फेज क्या है? एक बाय एक हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ फेज? फेज होमोजीनियस physically distinct part of system with uniform composition properties.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आइस है एक फेज स्टेट ऑफ मैटर है, सिंपल सी बात है, तो सॉलिड फेज है, वाटर है लिक्विड फेज है, स्टीम जो है वो गैसियस फेज है। तो इसमें क्या होगा, अगर मतलब एक केस में स्टीम और वाटर दोनों है यानी लिक्विड और गैसियस फॉर्म दोनों है, तो वहां पर जो है टू फेजेस है। क्लियर, मतलब लिक्विड और स्टीम है दो फेजेस, सॉलिड भी है लिक्विड भी है स्टीम भी है थ्री फेजेस। ठीक है, सिर्फ लिक्विड है एक फेजेस। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब कौन सी चीज है, वाटर है या अल्कोहल या दोनों है, इस तरह। फॉर एग्जांपल अभी कंपोनेंट क्या है, minimum number of chemically independent substances needed to describe the composition of all phases. For example, प्योर वाटर, प्योर वाटर में आइस है लिक्विड है वाटर है स्टीम है, तो ये एक कंपोनेंट है, मतलब पानी है, अगर वो वाटर हो तो भी पानी है मतलब लिक्विड फॉर्म, आइस हो तब भी पानी है, और आइस हो पानी हो या वेपर्स हो, पानी तो पानी है, वन कंपोनेंट। अगर NaCl सोल्यूशन है, NaCl भी है और सोल्यूशन भी है, NaCl सोल्यूशन में कौन होगा, वाटर, तो NaCl एक कंपोनेंट और वाटर दूसरा कंपोनेंट। क्लियर, अब शायद आप समझ पाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड टेंसिटी वेरिएबल्स, प्रेशर टेम्परेचर या कंपोजिशन है वो चेंज होती है लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम और चेंजिंग नंबर ऑफ फेज। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं, अगर एक चीज हम डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम में, दूसरा चीज डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब प्रेशर कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर में। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीज को डिस्टर्ब कर ले और दूसरा चीज डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है, फेज डायग्राम की इंटरप्रिटेशन हम इससे करती है, इसको हम सॉलिड लिक्विड जो है गैस इक्विलिब्रियम और इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में ये होती है, इलाई सिस्टम्स जो है या मिनरल या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस केमिकल इंजीनियरिंग में जो प्रेडिक्ट करती है, उसमें ये जो है इसका गिफ्ट रिजल्ट का एप्लीकेशन है। अब एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्लियर होगा। वाटर एट द ट्रिपल पॉइंट, ये आपसे इक्वेशन पूछा जाता है कि वाटर ट्रिपल पॉइंट पे है तो क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ट्रिपलेट पॉइंट है तो यहाँ पर फेजेस कितने हो गए, तीन, क्योंकि ट्रिपलेट पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट जहाँ पर जो है आइस यानी वाटर जो गैस है वेपर्स है और जो लिक्विड है वो तीनों फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट। फेजेस कितने हो गया, तीन, क्योंकि मैटर के तीन फेजेस है वही वाले हिसाब से। और यहाँ पर जो तीन फेजेस हो गई तो कंपाउंड्स कितने हैं, वॉट वन है। अब फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला है एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला है आपके पास सी माइनस पी प्लस टू, तो अब कंपाउंड सी कितने वन माइनस फेज कितने थ्री प्लस टू, तो वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम, both temperature and pressure are fixed, changing as they destroy the triple point of equilibrium. Understand? एक चीज को भी आपने डिस्टर्ब कर लिया, मतलब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया, तो चीज क्या होगा, या तो लिक्विड की तरफ सारी चीजें, या मतलब उसको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्रेशर को डिस्टर्ब कर लिया तो दोनों चीजें मतलब इक्विलिब्रियम मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जीरो है। क्लियर, अब आगे समझ में। कहने का मतलब ये है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है मतलब इन चीज, अब प्रेशर और टेम्परेचर या कंपोजिशन जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। वाटर इन लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कितने हैं, दो है ना, फेज कितना हुआ, दो, कंपाउंड्स कितने हैं, वन, वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, वन, सिस्टम हैज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम once either temperature or pressure is fixed, the other is unfixed. The other is automatically determined. एक fixed होगा, दूसरा खुद बहुत क्या है, fixed. Clear? मैंने शायद समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूज है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो गई, यानी आपने चीज को फिक्स्ड कर दी है एक खास टेम्परेचर पे, खास प्रेशर पे। आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर को ज्यादा कर लिया तो चीज मेल्ट हो गया, इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई।
ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। कहने का मतलब ये है, सपोज 100 डिग्री सी पर 1 एटीएम प्रेशर होती है, तो ये आपने एक फिक्स किया है। अब अगर आपके पास अब चॉइस है, अगर आप टेम्परेचर को लेना चाहते हैं या प्रेशर को, दोनों में अगर एक को चेंज करते हैं दूसरा खुद बहुत चेंज होगा। कहने का मतलब ये, अगर आप टेम्परेचर को या आप एक्सटर्नल प्रेशर को आप डिक्रीज करती है तो बॉइलिंग पॉइंट होता हुआ खुद बहुत कम टेम्परेचर पे चीजें बॉयल होगी। लेकिन पहले जब फ्रीडम जीरो होगा तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर ले ताकि प्रेशर खुद डिस्टर्ब हो जाए, वो नहीं है, वो इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, चीज मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 डिग्री सी पे वाटर बॉयल नहीं करना चाहते हैं, कम पर 90 डिग्री सी पर बॉइलिंग करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपने क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, उसमें चॉइस नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये। Proposed phase rule, जोशी वेलर गिब्स, जोशी ऑफ वेलर गिब्स। अब फेस फार्मूला तो ये है FC-2, एफ रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर क्या होती है, आंसर ये जीरो, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिक्विड वाटर सोल्यूशन में तो क्या, इक्विलिब्रियम में तो फिर क्या होगा, 1 है। अच्छा, हम्म, ये जो है ये फेज रूल असल में ये मैंने बता दिया था कि फेज इक्विलिब्रियम के साथ, लेकिन जो उनकी गिब्स एनर्जी, गिब्स फेज रूल, और साथ में जो केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चीज़ें मैक्स हो जाती है, और साथ में जो गिब्स एनर्जी का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन है, आपने इन चीज़ों को याद रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी जब कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर ले। अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।